स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था। वो क्या था कि एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपका टॉपिक पढ़ाया गया था पहले, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका एनसीईआरटी कोर्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है। अब ये टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो प्लेट या पट्टिका है वो एक चालक प्लेट होती है, लेकिन उसमें जो मैंने कराई थी वो एडिंग, उसमें एक कुचालक प्लेट ली जाती है। कुचालक और चालक में आप अंतर समझते होंगे। कुचालक पदार्थ वो होता है, कुचालक पट्टिका वो थी जिस जगह हम आवेश देते हैं वो आवेश उसी जगह पर रहता है। और चालक में क्या होता है कि यदि हम चालक प्लेट पर आवेश दे रहे हैं तो चालक प्लेट पर आवेश पूरी सतह पर फैल जाता है दोनों तरफ। ये चालक और कुचालक में अंतर होता है। उसमें मैंने कराया था और वैद्युत क्षेत्र और की तीव्रता, और इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी डायरेक्शन ज्ञात करनी होती है और उसमें भी डायरेक्शन, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। इसमें जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेट के लंबवत या त्रिज्य सदिश के अंदर बाहर की ओर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि एक चालक के अंदर वैद्युत जो चालक के अंदर, मैंने बताया था चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, क्योंकि आवेश उसके अंदर शून्य होता है। जब भी चालक को किसी बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो चालक के संपूर्ण आयतन का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा शून्य होगा, और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो सिलेबस दिया था वो मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो आगे आपके लिए, आगे जब आप डिफेंस वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें फायदेमंद होंगे। इस वजह से मैं आपको इस YouTube चैनल पर एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स करा रहा हूँ, जिससे आप ये ना कहें कि यहाँ से कुछ आ जाए कोई क्वेश्चन तो ये ना कहें आपके वहाँ उस YouTube चैनल पर पढ़ाया नहीं था। तो अनंत विस्तार की समरूप अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण यदि किसी निकटतम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, तो प्रमाण ज्ञात करने के लिए प्लेट के समीप बिंदु अनुप्रस्थ परिच्छेद ए, अनुप्रस्थ जिसका अनुप्रस्थ है परिच्छेद ए क्षेत्रफल वाली एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ समांतर षटफलक समांतर षटभुज की एक हम गाउसियन पृष्ठ की भी कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको गाउस के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताए थे उसमें मैंने बताया था कि इसमें हम गाउसियन पृष्ठ की कौन सा भी चूज कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र आसानी से प्राप्त कर सकें, ऐसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो मैं यहाँ एक गाउसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करता हूँ। एक बेलन लेता हूँ जहां पर कुछ भाग है जो चालक प्लेट के अंदर है और कुछ भाग बाहर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेट के कारण इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स phi E इक्वल टू phi 1 प्लस
फाई 2 प्लस फाई 3 समीकरण 1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाई 1 जो है वो जो प्लेट के अंदर जो क्षेत्र है, प्लेट के अंदर जो पृष्ठ है, मतलब फाई 1 बेलन की प्लेट के अंदर वाले भाग एक का वैद्युत फ्लक्स है, और फाई 2 जो बाहर वाला पृष्ठ है, जो परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद है, वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद है, उसका क्षेत्रफल है, उसका फ्लक्स है। और फाई 3 जो है उसके बेलन के वक्र पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल फ्लक्स है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट के बाहर स्थित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो फाई 3 है। तो इसके जो फ्लक्स होगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू फाई 1, तो पृष्ठ 1 के कारण ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन पृष्ठ 2 के कारण ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन 3 के कारण, मतलब पृष्ठ 3 के कारण वैद्युत फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसी समीकरण 2 दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम फाई 1, फाई 2, फाई 3 मतलब पृष्ठ 1 के कारण पृष्ठ 2 के कारण पृष्ठ 3 के कारण हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फाई 1 या इक्वल टू समाकलन 1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। वो 0 क्यों होगा? क्योंकि अंदर जो चालक के जो अंदर जो पृष्ठ है ए, वो उसमें वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 0 होने के कारण पृष्ठ 1 का वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई 2 इक्वल टू समाकलन 2 के कारण ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू ई ds cos थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया था कि यदि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन या क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दी जाए तो वहां थीटा की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर है, मतलब प्लेट के लंबवत बाहर की ओर है, और ds वेक्टर की भी जो डायरेक्शन है वो वैद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर होने के कारण इसके मध्य जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से ई ds हो जाएगा। ई बाहर आ जाएगा ds। यहां मैंने आपको बताया था ds तो होता है एक स्मॉल पार्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र, वो स्मॉल पार्ट के कारण एक क्षेत्रफल सदिश। यदि हम ऐसी मतलब पूरी प्लेट को ऐसी छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना मान लें तो क्या होता है, इस गॉसियन पृष्ठ को जो टोटल फ्लक्स होगा इस समाकलन सहित वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का। जो मैंने इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या माना है? a माना है। तो यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ 2 के कारण EA हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आता है पृष्ठ उसके वक्र गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ द्वारा फ्लक्स। तो फाई 3 की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। फाई 3 इक्वल टू समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन ई ds cos 90। यहां थीटा की वैल्यू 90 है, क्योंकि यहां पर जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से जो क्षेत्रफल होगा वो इसके परपेंडिकुलर यानी इस प्लेट के समांतर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र
की जो डायरेक्शन है वो तो इधर साइड है, मतलब इसके लंबवत है प्लेट के, और जो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस प्लेट के समांतर है। मतलब क्या हुआ कि ds वेक्टर और e वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा यहां 90 डिग्री है। थीटा यहाँ क्या है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है यहाँ पर। इस cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये टोटल फ्लक्स है जो फाई 3 वो टोटल 0 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से हम इसकी पूरी टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका टोटल फ्लक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन डेरिवेशनों को आप हेयर कॉपी में जरूर कर लेना। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं पीडीएफ के थ्रू। आप उन नोट्सों को नेट से ना निकलवा के आप अपने हैंडरिटन नोट्स बनाएं तो और बेटर रहेगा, क्योंकि उसके लिए आप एक बार तो हैंडरिटन नोट्स अपने हाथों से बना चुके होंगे, दूसरी बार आप याद कर चुके होंगे, तीसरी और चौथी बार आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेरिवेशन आसानी से क्लियर याद हो जाता है, या क्लियरली से आप उस डेरिवेशन को कर पाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या क्या निकल के आई थी, पहली की 0 प्लस EA प्लस 0 इक्वल टू EA। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने वैद्युत फ्लक्स की जो कैलकुलेशन की है वो हमने कैलकुलेशन की करके ही हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझते होंगे, मतलब एक फ्लक्स जो कहते हैं हम FLUX, फ्लक्स एक इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है अभिवाह। एक हिंदी शब्द अभिवाह होता है फ्लक्स का, तो विद्युत अभिवाह कहते हैं हम इसे। हिंदी में वैद्युत फ्लक्स ना आते हुए वैद्युत अभिवाह पूछ लिया जाता है, और स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये वैद्युत अभिवाह क्या होता है। वैद्युत अभिवाह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहते हैं, मतलब विद्युत फ्लक्स को ही वैद्युत अभिवाह कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है वो EA इसका वैद्युत फ्लक्स टोटल निकल गया है इस गाउसियन पृष्ठ का, अर्थात इस प्लेट का, इस गाउसियन पृष्ठ का। और यदि हम निकालते हैं अब किसके थ्रू, गाउस की प्रमेय के थ्रू। मैंने आपको गाउस की जो प्रमेय पढ़ाई है वो आपको पता है। गाउस की प्रमेय के लिए इसमें क्या है कि यहाँ जो इस प्लेट का जो आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो सिग्मा होता है, सिग्मा अपॉन Q अपॉन A होता है। यदि हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, गाउस की प्रमेय से कुल वैद्युत फ्लक्स समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा Q की वैल्यू सिग्मा A निकाली थी, तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, ये जो हमने फ्लक्स निकाला था वो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था। जो इसका टोटल फ्लक्स था
और हमने ये जो फ्लक्स निकाला है वो गाउस की प्रमेय से निकाला है। इसी कारण ये फ्लक्स एक जैसे होने के कारण, मतलब ये फ्लक्स दोनों एक ही हैं, एक ही होने के कारण हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अब क्या करेंगे कि जो ए है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, E इक्वल टू बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इसकी विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। इसका सदिश रूप क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश रूप हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम जो अभिलंबित सदिश ले रहे हैं वो n कैप ले रहे हैं। ये कब होता है? ये जब होता है जब सिग्मा की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, ये तब होता है। यदि सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटी हो तो इसका सदिश रूप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के n कैप, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ n कैप मैंने बता दिया कि प्लेट के तल की लंबवत सदिश है, लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। समरूप आवेशित परिमित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां से आपके लिए कुछ ग्राफ बन के रेडी होगी। उन ग्राफों को मैं बता देता हूं कि ग्राफ क्या क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दिया गया है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो शायद आप डिफेंस वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें फायदेमंद रहेगा। यहाँ से आपके दो ग्राफ्स जनरेट होके आती हैं, डिस्टेंस के मध्य और सिग्मा के मध्य। ये ई वेक्टर है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। मैंने बताया था कि ये दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रही। जब दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही तो इस प्रकार से इसकी ग्राफ आ जाएगी। ये क्षेत्र पर ये इस प्रकार से इसकी ग्राफ बनेगी। क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है इसलिए दूरी नहीं ली जाएगी। मान लेंगे तो एक इस प्रकार की ग्राफ जनरेट होगी। इसी प्रकार से दूसरी ग्राफ इसके मध्य खींचेंगे, सिग्मा और ई वेक्टर। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन निकल रहा था। यहाँ E की वैल्यू जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है सिग्मा के। जब कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है तो उसमें एक मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा और E के मध्य पृष्ठीय आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य इस प्रकार से ग्राफ जनरेट होगी। और जो विद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस के बीच ग्राफ होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। हमें पता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो किसी वायु अथवा निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि यहाँ पर कोई और माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट।
या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक था जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है और मैं इसे इम्पोर्टेंट समझता हूं, इसके कारण मैंने आपको ये बता दिया था। और जो इसके जो पिछला जो टॉपिक कराया था वो मैंने कराया था एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से इसके आधार पर एक टॉपिक और होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, वो होता है एक समान रूप से चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें गोलीय कोश दिया था, इसमें गोलीय कोश नहीं दिया है। बट जो चालक वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, मतलब समरूप आवेशित, डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको मैंने बताया इस YouTube चैनल से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस चैनल को शेयर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है और वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल उसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस चैनल से इस प्रकार से कोर्स कराया जा रहा है जहां पर ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ क्लियर, एक टॉपिक बाय टॉपिक, एक हेडिंग भी नहीं छोड़ के चल रहा हूँ, डिटेल बाय डिटेल करा रहा हूँ आपको। तो ये जो चैनल है बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और सभी जो एग्जाम के जो सभी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस चैनल से ही आने वाले हैं। मैं आपको जब आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम का मैं रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह से मेरे चैनल से क्वेश्चन आए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आया हो, सभी क्वेश्चन इसी YouTube चैनल से आने वाले हैं। आप कहीं नहीं भटकिए, किसी भी YouTube चैनल पर दूसरे पर मत भटकिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फुल कोर्स कराया जाएगा। तो एक अगली हेडिंग है जो मैंने एक तो कराया था, एक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये चालक कोश के कारण, मतलब ये चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? समरूप आवेशित चालक गोले, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपके सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया गया है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। इसके समरूप आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से एक आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की गई थी। हम उसी प्रकार से इसकी गणना कर सकते हैं। तो मुझे ये जरूरी नहीं है कराना कि मैं इसे कराऊं, क्योंकि उसी टाइप से जो मैंने गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र कराया था बाहर, अंदर और सतह पर, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। यदि आपको आ जाए तो उसी टाइप से इसमें कर देना है। और इसकी एक अगली हेडिंग है इसी से जो आपके एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दी गई है, उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वो आपकी है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोला दिया गया है उसमें, वो भी आपका एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दिया गया है, बट मैं आपको
उसे कराना इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि यदि आप डिफेंस की तैयारी करते हो तो डिफेंस की तैयारी में वो जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सब कुछ आता है। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि इस इस टॉपिक को कराया जाए। इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बस इस वीडियो का समापन मैं यहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो का समापन यहीं करते हुए बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ कि आपको फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको मेरे साथ साथ चलना होगा और इतनी अच्छी तैयारी करनी होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। आपके एग्जाम से पहले आपका कोर्स करा दिया जाएगा, जहाँ तक कि टेस्टों सहित करा दिया जाएगा। एक एक चैप्टर के दो दो टेस्ट होंगे, जिसमें से अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उन क्वेश्चनों को भी आपको करके रखना है प्रिपेयर अच्छे तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही काफी है। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपकी क्लासें ले रहा हूं। बस मेरी आपसे एक ही इच्छा है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड लाइक कीजिए।